मन के मौसम यूट्यूब चैनल में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर ममता कपूर से। माता पिता की शादी के 5 साल बाद की पहली संतान, लाडली बेटी ने जब 1.5 साल की उम्र तक चलना शुरू नहीं किया तो खुशियों की जगह चिंताओं ने ले ली। तमाम जांच उपचार के बाद भी स्थिति नहीं बदली। 14 साल की उम्र तक डॉक्टर ममता कपूर स्कूल नहीं गई, लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। शुरुआत में घर पर पढ़ाई की व्यवस्था हुई। मेधावी ममता कपूर एक पर एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एलएलबी, एक होम्योपैथिक डॉक्टर और रेकी मास्टर ममता जी ने कभी किसी आरक्षण का लाभ नहीं उठाया। 35 वर्ष से अधिक समय तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी रही। 2011 में रिटायर हुई। इसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर और रेकी मास्टर के तौर पर मरीजों के इलाज के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करती हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर ममता कपूर से। नमस्कार ममता जी। नमस्कार नीलम जी। ममता जी, आपका मन के मौसम में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बल्कि कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ कि पहले के समय में वीरांगना आमतौर पर उन महिला योद्धाओं को कहा गया जिन्होंने अपना रण नहीं छोड़ा, डटकर सामना किया और प्रतिद्वंदी ने भी उनका सम्मान रखा। इस अर्थ में आपने भी अपने जीवन की लड़ाई न सिर्फ हौसलों से जीती, बल्कि जीत से भी ऊपर सबके दर्द को अपना दर्द बना लिया। शारीरिक अक्षमता को धता बताते हुए आपने होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर इलाज करने का जो फैसला लिया, कुछ उसके बारे में बताएं कि इसके पीछे क्या बात थी। एक्चुअली नीलम जी, मेरी शुरू से ही एक तमन्ना रही कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मेरे नाम के साथ डॉक्टर नाम जुड़े, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर बनना मेरे शारीरिक अक्षमता के कारण संभव नहीं था। और पीएचडी करने के लिए और सर्विस के साथ इतना टाइम डिवोट कर पाना, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर भी यदि मैं क्लासेस अटेंड करके कर पाती तो वो भी संभव मुझे नहीं दिख रहा था। लेकिन तमन्ना तो मेरी पूर्ण जोश में ही थी। तो और ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो आगे बढ़ने की का वो रखते हैं, दिल रखते हैं। तो इस सिलसिले में एक दिन एक मेरी मिलने वाली आई, शी हैपेंड टू बी ए होम्योपैथ डॉक्टर। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने होम्योपैथ की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मदर हिल होम्यो मिशन नाम का की एक यूनिवर्सिटी है त्रिवेंद्रम में। तो वहाँ से मैंने पत्राचार द्वारा होम्योपैथिक की शिक्षा ग्रहण की है। तो मैंने इमीडिएटली वहाँ से करेस्पॉन्डेंस की और उनका तुरंत ये आ गया कि इसमें रुपए का वो भेज दीजिए। और उन्होंने उसके तुरंत बाद मुझे रजिस्ट्री से स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन पेपर्स उस साथ भेजते थे वो। और मैं रात भर जग के उन क्वेश्चंस के आंसर सिखा करती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी और जॉब तो चालू थी ही। तो इस तरह 1992 में मैंने ये होम्योपैथ की पढ़ाई शुरू की और 94 में समाप्त की। उसके बाद मैं ऐसे जैसे कोई पूछता था कि क्या इसके लिए क्या दवा ले लूं, इसके लिए क्या दवा ले लूं, तो धीरे धीरे लोगों को फायदा हुआ। तो बैंक में भी लोगों ने इसका थोड़ा बहुत लाभ उठाना शुरू किया। तो ये बात हमारे OIC तक पहुंची, ऑफिसर इंचार्ज तक। तो उन्होंने और हमारे एसोसिएशन वालों ने और रिक्रिएशन क्लब वालों ने मिलके मेरे लिए वहाँ पर रिजर्व बैंक में एक कैबिन का निर्माण करवाया और फुल फ्लेज्ड मेरी डिस्पेंसरी खुलवा दी। वाह वाह।
और मैं वहाँ 9:30 से 3 तक तो मैं ऑफिशियल वर्क करा करती थी जी और उसके बाद मैं 3 से 5 हर रोज जी होम्योपैथ की डिस्पेंसरी देखा करती थी। और डिस्पेंसिंग के लिए कोई ना कोई शख्स आ जाते थे और दवाएं बांटा करते थे। तो इस तरह मेरी होम्योपैथ की जो यात्रा है वो अनवरत अभी तक चालू है। और ईश्वर की दया है, बस यूं ही कह सकती हूँ मैं। हाँ, नहीं इसकी ये जो आपका मतलब हौसला बढ़ाया ऑफिस के लोगों ने, मुझे बहुत उस पर ज्यादा बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसलिए लग रही है कि अगर दफ्तर में किसी को पता चल जाता है कि ये कुछ अपना करना चाहती है तो उसके 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए कि भाई साहब ये तो कुछ अपना भी पर्सनल भी करना चाहती है। उसके पैरेलल लोगों ने इस तरह से आपकी क्लिनिक खुलवाई, ये तो बहुत ही खुशी की और बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली बात है। और आप ये समझ लीजिए कि 30 दिसंबर 1911 तक मैंने वो क्लिनिक चलाई है। अच्छा। जैसे मैं 25 दिसंबर 1911 में रिटायर हुई। जी जी 2011 में, सॉरी। बहुत ही दिलचस्प रहा आपका ये सफर। और होम्योपैथी तो इस समय एक ऐसी मतलब इलाज की पैथी है कि इसमें लोगों का दिन पर दिन विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, इसमें स्पेशली पाइल्स है और पैरालिसिस है, स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं जी, लेडीज संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, ये सब तो। और स्पेशली स्टोन का इलाज तो मतलब मैं 100% उससे कह सकती हूँ कि पूरी तरह इससे संभव है। जी, और जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी। और मुझे ऐसा भी कई बार पढ़ने और सुनने में आया है कि होम्योपैथी जड़ से रोग को समाप्त करने की क्षमता रखती है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे एलोपैथी में होता है, हाँ एलोपैथी में होता है कि कुछ समय के लिए आपको आराम मिल जाता है लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दिया जाता है। हाँ, सिर्फ सर्जरी एक इलाज है एलोपैथी में कि वो उसको अंग को ही हटा दें तो शायद आपको आराम मिल जाए। हाँ, अच्छा। ये बात आप सच कह रही हैं जी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपको तो खैर ज्ञात ही होगा कि डॉक्टर हैनीमैन जो थे होम्योपैथ के पिता जाने जाते हैं, वो खुद भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एलोपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने काफी साल प्रैक्टिस की, लेकिन उन्हें अल्टीमेटली ये लगने लगा कि एलोपैथी से हम लोगों का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं और उससे फायदा कम हो रहा है। तो फिर उन्होंने होम्योपैथिक ऑप्ट की और उस पे उन्होंने रिसर्चेस की और अपने पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और सिद्धांत कायम किए होम्योपैथी पे। जी जी। तो अब ममता जी हम दूसरे चरण पे पहुंच गए हैं। होम्योपैथी जैसी सफलता आपको रेकी में भी मिली, तो कुछ बताएं रेकी क्या है, जो हमारे सामान्य श्रोता हैं उनके लिए बताएं, और किन मरीजों में ज्यादा प्रभावी होती है। देखिए, रेकी 1997 में मुझे जमशेदपुर से मेरी सिस्टर है, उसने बताया कि वहाँ पर कई डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ के रेकी प्रैक्टिस को अपना रहे हैं और उसके लोग कई डॉक्टर्स उसके साथ एलोपैथिक प्रैक्टिस के साथ होम्योपैथिक भी ये रेकी भी चला रहे हैं। तो मुझे कुछ लालसा भी हुई कि अगर इससे और लोगों को कुछ फायदा हो सकता है तो क्यों ना मैं ये करूं। तो मैं तुरंत अपने फादर के साथ, जो कि हर वक्त मेरे हर उसमें साथ रहे हैं, और मैं इसको प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंतिम क्षण तक मेरे पिता का हाथ मेरे सर पे बना रहे। तो वो मुझे तुरंत जमशेदपुर लेके गए और वहाँ पर टिस्को के बहुत सीनियर अधिकारी ने
मुझे इसका अटेनमेंट दिया। जो फिर उसके बाद 21 दिन का क्लींजिंग पीरियड होता है, लेकिन अच्छा। मेरी शारीरिक अक्षमता के कारण मैं खुद का क्लींज नहीं कर सकती थी। तो वहाँ पे डॉक्टर अनीता सिन्हा, जिनका की नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी, 21 दिन तक उन्होंने, इसमें ये होता है रेकी में कि पहले अटेनमेंट किया जाता है, मतलब रेकी करने के लिए आप अधिकारी हो जाते हैं तब। तो उसमें फर्स्ट डिग्री का जब अटेनमेंट दिया जाता है तो उसमें ये होता है कि पहले खुद को क्लेंज करना पड़ता है, जिससे सारी शरीर की निगेटिविटी खत्म हो जाए। तो उन्होंने मेरे 21 पॉइंट्स, बॉडी में 21 पॉइंट्स होते हैं, उनको उन्होंने क्लेंज किया। और उसके बाद सेकेंड डिग्री का मैंने वहाँ पे सेमिनार अटेंड किया, 2 दिन का जो कि सेमिनार था। और उस दूसरे अचीवमेंट के बाद उसमें ये सफलता प्राप्त होती है कि अपने साथ साथ आप अपने परिवार और अपने साथ वालों का हाथ रख कर आप वो कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो वो खैर मैं वहाँ से वापस आ गई और यहाँ पे मैंने आके शुरू कर दिया ये। तो ऐसे ही होता था कि जैसे किसी को कोई तकलीफ हुई ऑफिस में तो मुझे बताया कि उनका मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैंने उस पर हाथ रखा तो उससे फायदा हुआ। अच्छा, मेरे साथ एक मेरे भाई समान एक कलीग मिस्टर कुलदीप सिंह वाधवा का, जिनको कि मैं अपने बहुत ही ज्यादा करीब और मतलब एक अपने भाई की तरह मैं उनकी इज्जत करती हूँ। उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा और उनको डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब ये थोड़े दिनों की मेहमान है। तो वो बहुत अपसेट थे, तो मुझे कहने लगे कि ममता क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? तो मैंने कहा भैया ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो मैंने फिर उनका वो शुरू किया, रेकी से उपचार शुरू किया, विजुलाइज करके। हाँ तो बस ऐसा हुआ एक दिन अचानक से उनको आप समझ लीजिए कि गोद में उठाना बैठाना, मोशन के लिए भी हर कार्य के लिए किसी और के असिस्टेंस की जरूरत पड़ती थी। अचानक से एक दिन सुबह में बोली कि बेटा मेरे गले से कुछ निकल गया। तो और उस दिन का दिन है, उसके बाद उनका ठीक होना ऐसा हुआ कि वो कहती थी कि अब मैं बहुत कम दिनों के मेहमान हूँ बेटा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पोते की शादी भी की। ये मेरा पहला वो रहा जो कि वाकई में मतलब मुझे अब तक विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता था। सही बात है, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि मतलब एक तरह से डेथ बेड वाले व्यक्ति को वापस जिंदगी मिल गई। हाँ। फिर उसके बाद तो ये सिलसिला चालू हो गया, तो लोगों को पता चलने लगा कि ऐसी एक वो है जिससे कि ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी ऑफिस की, उसने आरबीआई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, तो उससे लिगामेंट बहुत फ्रैक्चर हो गए, पूरे बॉडी में इमेंस पेन। तो अपने हस्बैंड के कंधे पे हाथ रख के वो स्कूटर से आई और हमारा सोफा पकड़ के, हमारा दरवाजा पकड़ के मेरे पलंग तक पहुंची कि दीदी कुछ कीजिए। तो मैंने उसका, आप ये समझ लीजिए कि मैंने 15 मिनट तक उसको इलाज किया उसका। और आप विश्वास नहीं मानेंगी कि जब वो वापस गई है तो बिना कुछ पकड़े अपने हस्बैंड की हेल्प करे लिए बिना वो चली गई। मतलब मतलब मुझे भी खुद को भी शुरुआत में तो ये लगता था कि सचमुच क्या ऐसा हो सकता है क्या। जी। ऐसे कई मतलब मैं आपको सुनाऊं
ऐसे ही मेरे ब्रदर का एक फ्रेंड थे, उनके पेट में बहुत दिनों से बहुत दर्द था और तकरीबन 1.5-2 साल से एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो मैं ऑफिस जाने ही वाली थी, तो एकदम से वो पप्पू से बात हुई मेरे ब्रदर से, तो उन्होंने कहा कि तुमने इतना इलाज कर लिया अरविंद, मेरे दीदी के पास भी आ जाओ, शायद देखो क्या ईश्वर की दया हो ही जाए। तो वो आए, मैं बच्चिया पे बैठी हुई थी, उनको वही जमीन पे मैंने चटाई पे लिटा दिया और मैं बिल्कुल ऑफिस जाने को तैयारी थी, पर क्योंकि आ गए थे तो मैं मना नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा भैया आप मेरा हाथ अपने पेट पे जहाँ पे तकलीफ होती है वहाँ रख दीजिए। और जैसे ही मैंने उनके रखा और मुश्किल से 15-20 मिनट हुए, उसके बाद जब उठे तो मैंने कहा भैया कैसा लग रहा है आपको? तो कहती दीदी मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, मैं सच बोलूं तो मैं ये लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे दर्द था कहाँ। सही बात। तो ऐसा ये देखिए कमाल किया है, जादुई प्रभाव कोई है। नहीं है जी, ये जान टोना नहीं है, ये एक्चुअली प्राण शक्ति है जो सारे संसार में व्याप्त है। उसको हम अपने पाम में इनवाइट करके जो बीमार होता है उसमें पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने 2nd डिग्री जब प्राप्त की तो उसके बाद मेरे को इतनी ही वो थी कि मैं हाथ रख के ये कर सकती थी, इलाज कर सकती थी। लेकिन जब मेरी ख्याति ही कह सकते हैं, जब ग्रेट ग्रैंड मास्टर जो कि हमारे अहमदाबाद में रहा करते थे तो उनको पहुंची तो उन्होंने कहा कि इसको मास्टरशिप देनी चाहिए। तो कलकत्ता से एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर हमारे वहाँ आए और उन्होंने मेरे घर पे मुझे 3री डिग्री का मास्टरशिप का अचीवमेंट दिया। उसके बाद मैं अब जो हूँ, चाहे कोई कहीं भी हो, मैं चाहे अमेरिका में हो, दीवार किसी चीज का कोई बात नहीं है, डिस्टेंट हीलिंग जिसको कहते हैं, कहीं भी किसी वक्त भी मैं ये कर सकती हूँ। बस इतनी मेरे पास मुझे परेशानी है कि मैं अट्यूनमेंट में देने के काबिल हूँ क्योंकि मैंने मास्टरशिप ली है, लेकिन मैं अट्यूनमेंट किसी को नहीं दे सकती हूँ क्योंकि उसमें चलने की आवश्यकता होती है, उसमें मूवमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है वो अब मैं पूरी तरह से करने में समर्थ हूँ। चलिए, बहुत बधाई आपको। और ये जो आपका एक जज्बा है सोशल वर्क वाला, उसके लिए मतलब जितनी आपकी खूबियां हैं, जितनी आपकी डिग्रियां हैं, वो सब आपको सपोर्ट करने के लिए जैसे हैं कि आपकी जो कामना है उसको किस हद तक पूरा कर सकें। जितनी भी आपके डिग्रीज हैं, जितनी भी आपके अनुभव हैं, वो आपकी मनोकामनाओं को मतलब परवान चढ़ाने वाले हैं कि अब इससे आगे बढ़ना है। तो एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी आपसे, आप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करती हैं, तो वैसे तो आपने बताया था कि जो आपका पहले सिर्फ पैरों में, कमर से नीचे वाले हिस्से में पैरालिसिस का समस्या थी, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपके मतलब पूरे शरीर में ही एक तरह से उसका असर धीरे धीरे करके फैल गया था। ग्रेजुअली बढ़ने वाली बीमारी है जी। तो पहले तो ये जानकर आश्चर्य होगा, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कभी भी कोई राइटर का इस्तेमाल नहीं किया जी। लेकिन ग्रेजुअली इसको भी भगवान की कृपा मैं मानती हूँ कि जब मुझे मेरी अक्षमता बढ़ी तो मेरे पास एक ऐसा हाथ बढ़ा कि उसमें मेरी उस अक्षमता को दूर करने में पूरा सहयोग दिया और सहायता की। वो कैसे? आप समझिए कि मैं बताऊं, मेरे बगल में ही एक मिस्टर यादव बैठते थे
तो मुझे जब वो काम करते पेन इससे देखते से मैं लिखती थी, तो फील करते होंगे कि शायद मुझे तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप मैं आई वॉज पॉपुलरली नोन एज दीदी, मेरे नाम से शायद ममता, तो शायद बहुत ही कम लोग, कभी कभी तो मुझे हंसी आती है कि मैं ममता कपूर बोल गई हूँ, इसके बदले में जब मैं ये बोलती हूँ तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो जब मैं ये कहती हूँ कि मैं ममता दीदी बोल रही हूँ, अच्छा, तो उनका रिएक्शन इस तरह का होता है। तो मैंने कहा कि जिससे आप कंप्यूटर क्यों नहीं चलाते हो? तो मैंने कहा भैया मैं शायद जिससे वो नहीं कर पाऊंगी। तो अरे आप ये कह रही हैं कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप ट्राई तो कीजिए। तो उन्होंने पहले मुझे माउस का मूवमेंट सिखाया और फिर मेरी कई सहेलियां और मेरे कलीग सब जुट गए कि नहीं दीदी तो सब कर सकती है, जब इतना इतना कर लिया तो कंप्यूटर ही क्यों रह गया। तो फिर उन लोगों ने, जैसे मेरे क्लासेस लगते थे, लंच में मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ खाना खाने के लिए आती थी, तो मैं एक प्रश्न उनके लिए तैयार रखती थी कि मैं अगर ऐसा हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे करूंगी। अच्छा, माउस चलाते चलाते एकदम से एक दिन मुझे ऑन स्क्रीन बोर्ड दिख गया। तो फिर मैंने अपने दूसरे सीनियर कलीग को बुला के पूछा कि भैया इसका क्या यूज है। तो उन्होंने कहा अरे दीदी ये आपको कहाँ से मिल गया, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने क्या पता नहीं भैया, शायद इसका कुछ मंजूर होगा। तो उन्होंने करके देखा और फिर मुझे बताया। तो आप ये सोचिए कि मैंने हिंदी और आकृति डाउनलोड कराया, हिंदी में भी मैं टाइप कर लेती थी, इंग्लिश में भी, और मैं अपनी पूरी शीट मैंने कंप्यूटराइज कर ली। अच्छा, मुझे कोई पेपर वर्क मुझे नहीं करना पड़ता था, कोई मुझे पेन से नहीं लिखना पड़ता था। और जबकि मैंने कई बार जाके कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने अपने सब कलीग जो कि इतने हेल्पफुल थे, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे जो मिला वो इतना अच्छा मिला कि चाहे वो मेरा रिक्शे वाला ही क्यों ना हो। जानकी प्रसाद, जब मैं 1975 में यहाँ आई तो पापा बहुत परेशान थे कि मेरी बेटी ऑफिस तक कैसे जाएगी, मेरा टूरिंग जॉब है, भाई छोटा है, बहनों की शादी हो गई। तो उन्होंने पीछे हमारे एक रिक्शे वाले रहते थे, जो पहले रिक्शे वाले से उन्होंने बात की, तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, दीदी को हम ले जाएंगे। और जबकि आप सोचते मैनुअली उसको उठाना पड़ता था, मुझे बैठा के व्हीलचेयर आगे रख के मुझे वो ले के जाता था। और इतना ही नहीं, 10 सालों तक वो जानकी प्रसाद भैया ने मुझे ऑफिस पहुंचाया। इतना ही नहीं, अगर लखनऊ में मैं कुछ घूमी हूँ, मतलब जनपद मार्केट से लेके हलवाशिया मार्केट से लेके अमीनाबाद की गलियों में और जेल में, मतलब ऑर्नामेंट्स खरीदने तक सारी, और कोई भी पिक्चर हॉल ऐसा नहीं बचा जो जानकी प्रसाद भैया मुझे जहाँ लेके ना गए हो। मतलब अगर ममता दीदी है तो साथ में जानकी प्रसाद भैया तो होंगे ही। ये तो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस की बात होती है कि जिस पर आप इतना भरोसा कर सके कि ऐसा व्यक्ति जो अकेले आपको जाना है और जिस तरह से आपकी स्थिति है उसमें सुरक्षा सबसे बड़ी बात आ जाती है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, और ऑफिस में भी कलीग का सोचिए कि मैंने 1975 में ज्वाइन किया तो एक लड़की की मेरे साथ, उसकी शादी हो गई थोड़े ही दिनों बाद, तो केवल जेंट्स ही थे। और मतलब उसमें आप ये सोचिए कि 4 मुझे ऐसे लोग मिले, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, कुलदीप सिंह वाधवा जी, मिस्टर अनिल सिन्हा जी और मिस्टर CS कनिक्टर, जिन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि मुझे हर पक्ष के साथ दिया, मेरी
किसी भी अक्षमता को मुझे रियलाइज नहीं होने दिया। मतलब कभी कभी ऐसा होता था, आप बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगी कि मैं 3rd फ्लोर पे मैं काम करती थी और कभी लिफ्ट नहीं आती थी, तो कुलदीप भाई साहब, जिनका कि मैंने अभी पहले भी नाम लिया है, वो मुझे गोद में उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे और कभी कभी उतार के भी लाते थे। आप ये सोचिए। और आज दिन तक वो रिश्ते हमारे, मतलब भाई बहन कहें, मित्र कहें, कच्चा साथी कहें, मतलब उन लोगों ने मेरा ऐसा साथ निभाया कि उनके परिवार का मैं हिस्सा बन गई और वो मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। बहुत ही यादगार किस्से हैं सब। हाँ, सच मेरा जीवन एक मतलब मैं क्या बताऊँ, अच्छे लोगों की उससे भरपूर है। और मैं शायद अगले जन्म तक भी इन सबका उपकार, जिन्होंने मुझे निस्वार्थ भाव से, तो मतलब स्वार्थ होता है तब तो हर इंसान दूसरे को करने को तैयार हो जाता है, लेकिन मेरे से किसी का क्या स्वार्थ हो सकता था? किसी ने भी मतलब केवल निस्वार्थ प्रेम और स्नेह इससे मेरा साथ निभाया। और कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं चल नहीं सकती हूँ। एक नाम और लेना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं पूछने वाली थी कि ये तो ऑफिस के लोग हुए, इनके अलावा भी कुछ क्या जिक्र करें? हाँ, इसके अलावा भी मैं बताऊं आपको कि मतलब कितना मजेदार मेरे लिए हुआ। मेरी आप सोच सकती हैं कि मैं बद्रीनाथ की यात्रा कर आई हूँ। अच्छा। ये और आप ये सोचिए कि मेरे मुंह से एक बार इतना ही निकल गया कि पता नहीं, मैं तो माता रानी से कभी कहती भी नहीं हूँ कि माता रानी कभी मुझे बुलाना, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी यात्रा बड़ी कठिन है, तो मैं नहीं जा सकूंगी। तो ये बात सिस्टर को किसने बता दी? मेरी जमशेदपुर, जिससे मैंने कन्यादान किया है, मैंने शायद पहले एपिसोड में आपको बताया था। तो वो और उसके हस्बैंड और उसके बच्चे, आप ये सोचिए कि मुझे वैष्णो माता की यात्रा के लिए ले गए, वहाँ दर्शन करा के लाए। और आपको सुनाऊं मैं मेरे भाई का प्रमोशन हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया। तो अब ये था कि हम लोगों ने कार ले ली थी। उनका पौरुष भी थक गया था, हमारे भैया जी का, रिक्शा वाले भैया जी का। तो अब हमें ये समस्या थी कि अब कैसे हमारी कार चलेगी, और पापा भी रिटायर हो चुके थे। तो हमारे परिवार में बेलग्राम, जहाँ की मेरी पैदाइश है, वहाँ पे हमारे परिवार में एक परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे मेरे चाचा जी के। तो उन्होंने उनके बेटे से ये कहा कि तुम मेरी बेटी के पास चले जाओ, तुम बहुत सुखी रहोगे। तो पता नहीं क्या, अब फिर मैं यही कहूंगी कि ईश्वर की ही कृपा कहें, तो वो लड़का हमारे पास आ गया। और उसके बाद जो उससे सेवा मेरी की है, की क्या है, 8 दिन तक। सुनील उसका नाम है, उसकी मिसेस वीरा और उसके 2 प्यारे बच्चे। एक बच्ची तो उसकी प्रियांशी, जो कि हमारे वहाँ ही पैदा हुई, और प्रियांशु उसका बेटा है, बीकॉम में है। और अब वो सुनील जो है RBI में कार्यरत है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं लखनऊ में, मेरा घर है, अपना घर है, तो पिता तो है ही, लेकिन वो बुढ़े हैं। मैं उन लोगों के परिवार के बिना कभी सोच भी नहीं सकती मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से जैसे ही मेरा परिवार बन के मेरी सेवा में रत है। और मैं भी उन्हें मैंने उन्हें कभी अपना काम करने वाला नहीं समझा। मैंने अपने बच्चों की तरह उन्हें प्यार दिया, और उन्होंने भी रिटर्न में ऐसा ही किया। पूरे आपके चारों तरफ जो नेटवर्क है वो ऐसे लोगों का है
जो आपसे तो प्रभावित है और आपकी जो जरूरत आप सोचती हैं वो ऊपर वाला अपने आप व्यवस्था बना देता है आपके लिए। ये बात तो नीलम जी का ऊपर वाले की और अपने साथ वालों की, मतलब जितनी प्रशंसा करूं और धन्यवाद दूं, शायद अगले जन्म में भी मैं उसको उतार नहीं पाऊंगी उस ऋण को। आपने बहुत शुरू में एक बात कही थी ना कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, तो आपने सुप्रीम पावर को खुश करके रखा हुआ है और जो कभी आप ना तो बड़ा सोचने से घबराती हैं और ना बड़ा करने से डरती हैं, तो बाकी तो जब आप हौसला दिखा देती है तो ऊपर वाले को भी लगता है कि भाई इनका चैलेंज हमें पूरा कराना है। हाँ, वही है जैसे तुलसी संसार में सबसे मिलिए भाई, न जाए तो देश से नारायण मिल जाए, तो मुझे तो नारायण मिलते ही रहे, मैं तो यही कहूंगी। जी, नारायण है, चारों तरफ है, कोई आसमानी शक्ति के रूप में लोग हम उनको ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे चारों तरफ है अगर हम इस बात को समझ लें। जैसा कि आपने मतलब अपनी जिंदगी में कदम कदम पर महसूस किया, तो आपको ये लगता है और हर दूसरी लाइन में आप ऊपर वाले को धन्यवाद देती हैं कि जैसे वो कहीं कान लगाए आपके लिए बैठे हैं कि अब ममता को क्या चाहिए। हाँ, तो पहले से उसका इंतजाम कर देता है, ये बात सच है। तो ममता जी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को? बस मैं तो यही कहूंगी कि ध्येय आप बनाइए और सच्चे मन के अगर कोई प्रार्थना की जाए तो वो ईश्वर जरूर कबूल करता है, बस आपको उसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, ये जरूरी है। जी ममता जी, बहुत ही प्रेरक और बहुत ही यादगार थे आपके सारे अनुभव और संस्मरण। उम्मीद है हमसे आपसे जो ये बातचीत हुई है, इस मुलाकात को सुनने वाले भी याद रखेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और मोड़ पर। मन के मौसम YouTube चैनल में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।